वेलकम नाज़रीन में टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर अहमद सईद मिनाज साहब, एकेडमिक हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में सर। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। सर, दोनों अहम तानियात जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो हो गई। बहुत ही अहम तैनाती थी, उसको आज स्मूथली और स्मूथ सेलिंग के साथ ये चीज़ें हुई हैं जो बड़ी खुश आइंदा हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को मुबारकबाद कि हमें एक नया खून की आदत की सूरत में मिला है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत पाक आर्मी और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के अंडर कमांड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी इंशाअल्लाह भरपूर जो है वो प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाते हुए नजर आएंगी और जहां जनरल बाजवा ने छोड़ा है उससे आगे लेके इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आर्म फोर्सेज और पाकिस्तान आर्मी बिलखुसूस इंशाअल्लाह ताला अपना रोल अदा करने के लिए बिल्कुल हम वक्त तैयार है। जो आज तैनातियां भी हुई हैं जो माशाल्लाह से जनरल आसिम मुनीर की, ये इंतहाई एक प्रोफेशनल लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिन्होंने माजी में उनकी प्रोफेशनल जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। इसी तरह जनरल शाहिर शमशाद मिर्जा साहब जो हैं वो भी नेम एनी अपॉइंटमेंट जो कि एक आर्मी ऑफिसर सोच सकता है अपने कैरियर के अंदर, इन दोनों जर्नलों ने ये कर रखी हैं, जिसकी वजह से आई एम श्योर कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में हमारी पाकिस्तान आर्मी की जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज हैं वो इंतहाई ज्यादा होने जा रही हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ने जा रही हैं। जी सही। सर, दूसरी चीज ये है कि चैलेंजेस बड़े होते हैं, आपको खुद पता है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी ऐसी है और हमारी इंपॉर्टेंस इतनी है पूरी दुनिया के अंदर, और पाक फौज एक प्रोफेशनल आर्मी है, दुनिया की टॉप आर्मीज में उनका शुमार होता है। चैलेंजेस भी हैं, आपको खुद पता है कि अफगानिस्तान बॉर्डर हो, इंडियन बॉर्डर हो, ये हमेशा जो है ना इन बॉर्डर के ऊपर एक टेंशन रहती है। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसी है। जनरल आसिम मुनीर को काफी सारे चैलेंजेस का सामना इस वक्त करना पड़ेगा, जो कि जनरल बाजवा भी आमतौर पे उसको जो है वो फेस करते चले आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का एक मिजाज बना दिया था ताकि उन चैलेंजेस को अच्छे ऐसे तरीके से जो है वो उनके साथ निपट सकें। अगर मैं उसको गिनना शुरू करूं तो अगर बॉर्डर्स के लिहाज से या जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से सबसे पहले तो आपके इंडियन बॉर्डर्स के हिसाब किताब है, जिसको जनरल बाजवा की ज़ेर क़यादत इंतहाई आला तरीके से हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको हमने काबू कर रखा था और इंडियन कोई जरूरत नहीं थी कि वो बालाकोट के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के भी दे सकें। लेकिन आज जैसे अपॉइंटमेंट्स की बात हुई है, नई अपॉइंटमेंट्स हो रही थी जनरल आसिम की, तो उसके ऊपर जो इंडियन नॉर्दर्न कमांड है उसके कमांडर ने एक गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, जिसमें उसने अपने ज़ेर कमान वहां पे कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली को पस पर्दा डालने के लिए एक भड़क मारी कि अगर मोदी मुझे ऑर्डर करे तो मैं आजाद जम्मू कश्मीर को मैं विद इन सेकेंड या विद इन डेज में उसको कैप्चर कर सकता हूँ। वो सोच भी नहीं सकता, उसको सोचना क्या, उसको रात ख्वाब में भी नहीं आना चाहिए। तो ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज जो जनरल आसिम के सामने खड़ा होगा वो रतुल फसाद के बाद जैसे फाटा वो सिक्योर कर लिया गया था और वेस्टर्न बॉर्डर पे सारी उन्होंने बार्ड वायर लगा दी थी, तो दोबारा से सवात के अंदर कुछ टेररिस्ट ने सर उठाने की कोशिश की है, तो दोबारा से एक सख्त किस्म का आयरन हैंड के साथ जनरल आसिम को उसको फेस करना पड़ेगा और उसको अपनी फौज को एम्प्लॉय करना पड़ेगा ताकि किसी किस्म का कोई चांस बाकी ना रहे कि वेस्टर्न बॉर्डर दोबारा से किसी सूरत भी टेररिज्म के हिसाब से हॉट हो। तीसरी अगर मैं बात करूं तो सी पैक जो कि हमारे नॉर्थ पे चाइना से आता है और इसका वो गो स्लो काइंड ऑफ सिचुएशन के अंदर था कि जिसमें चाइना को भी सही समझ नहीं आ रही थी कि वो किससे बात करे, क्योंकि मिलिट्री कमांड भी चेंज हो रही थी और जो पॉलिटिकल क़यादत है उसके ऊपर भी काफी जो है वो एक किस्म के एतराजात और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से वो भी शायद इस तरह से बहुत फास्ट पेस पे नहीं चल रहा था। लेकिन जो मिलिट्री क़यादत है अपने जब टक इन हो गई है तो मुझे यकीन है कि जो चाइना का एतमाद वो दोबारा से बहाल होगा और सी पैक के जो मंसूबा है वो तेजी से अपनी मंजिलें तय करता हुआ मुकम्मल होगा, पाए तकमील तक पहुंचेगा। अगर चौथी मैं उसकी बात करूं तो इकॉनमी की है। इकॉनमी की जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी इंटरनल स्टेबिलिटी से। अब इंटरनल स्टेबिलिटी जनरल आसिम के सामने एक अगेन बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें उन्होंने इस तरह की सिचुएशंस को इंटरनल लेवल पे जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना है ताकि लोगों का जो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले उनका एतमाद बहाल हो और पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो। इसके साथ साथ आपकी जो आर्मी का जो
रोल है जिसको जनरल बाजवा ने कल अपनी अलविदाई तकरीर के अंदर क्लियर कट कहा कि इंस्टीट्यूशनल ये पोजीशन है और इस पे हमने सारे फॉर्मेशन कमांडर्स ने जेर क़यादत जनरल बाजवा के फैसला किया है कि आर्मी जो है ए पोलिटिकल रहेगी। तो ए पोलिटिकल को प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा और उसको इस तरह से हालात पैदा करने पड़ेंगे या इस तरह की अपनी एक्टिविटीज फौज को टोटली अलूफ रखना होगा जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस को अपने आप पे एतमाद आएगा, वो खुद फैसले करेंगे, ना कि वो आर्मी की तरफ देखें कि मीडिएशन के हिसाब से या किसी हिसाब से आर्मी की इन्वॉल्वमेंट उसमें हो, जो कि मेरे ख्याल में जनरल आसिम जो है उसको इनिशियली तो उनको रेजिस्ट करेंगे क्योंकि पोजीशन है, लेकिन जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर कोई दरख्वास्त करेगी तो उनको शायद रिकंसिडर करना पड़े, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है उससे शायद पीछे नहीं हटेंगे वो। इसी तरह जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो पिछले दिनों के अंदर जनरल बाजवा ने उसको काफी गियर लगाया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जनरल बाजवा को जैसे कतर ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, जब पेंटागन गए तो वहां पे उनको हाईएस्ट अवार्ड मिला, सऊदीया में उनको हाईएस्ट अवार्ड मिला। तो मिलिट्री डिप्लोमेसी जो ऑलरेडी एक अपने जो है वो गैलप कर रही है, जनरल आसिम मुनीर को उसको फर्दर आगे लेके चलना होगा ताकि मिलिट्री डिप्लोमेसी और फॉरेन ऑफिस की जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है मिल के पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बैनुल-अक़वामी महाजों पे लेके चलें ताकि पाकिस्तानी इंटरेस्ट जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल के हैं और डोमेस्टिक उनकी इम्प्लीकेशंस हैं उसके ऊपर उसका खातिर ख्वाह जो है वो असर पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट जो एक सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि आर्म फोर्सेस और यूथ के दरमियान कोई फासले क्रिएट हो गए हैं, तो मेरा ख्याल है उसको प्लग करने की जरूरत है। ऐसे तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो कि पेड हैं, इंडियन मोटिवेटेड हैं या इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं, उनको चेक करना पड़ेगा। एक ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग साइबर लॉ लेकर आना पड़ेगा जिसमें आप अपने इंस्टीट्यूशन जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बिलखुसूस आर्म फोर्सेस, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इन तीन के ऊपर किसी किस्म की तनकीद को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें डायरेक्ट ही आपकी नेशन के जो एक इमेज है, एक जो इंप्रेशन है उसको अफेक्ट करता है। तो आप किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते इंटरनेशनल कमेटी ऑफ नेशंस के अंदर कि पाकिस्तान के इमेज किसी तरीके से भी वो टेंटेड हो। तो ये तमाम चैलेंजेस जो हैं ये जनरल आसिम को उस पर फेस करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने खुद एक कोर कमांड की है और अभी जीएचक्यू में इंतहाई अहम पोजीशन के ऊपर वो तैनात है, तो उनको तमाम हालात के इदराक है। मेरे ख्याल में वो डे वन से इंशाल्लाह ताला मिशंस को लेके आगे चलेंगे और पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाने के लिए हम वक्त तैयार रहेगी। बिल्कुल साहब, जिस तरह आपने कहा है कि मैशियत जो बेहतर होगी तो डिफेंस का उसके ऊपर पॉजिटिव होगा, मैशियत कमज़ोर होगी तो आपका दिफा भी कमज़ोर होगा। और दूसरा, जनरल बाजवा साहब ने जो अलविदाई खिताब का उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी, अब आइंदा जो सियासत में ज़बरदस्त, इसको सब ने अप्रिशिएट किया। दूसरी ये चीज़ बड़ी अहम की है कि कुछ टाइम से जो मामला था एक बैरूनी साजिश का, उसको जाली झूठा बयानिया बना के एक हेजान बर्पा किया गया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी जो इकोनॉमी है उसका स्ट्रांग होना जरूरी है। जितनी आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी उतना आपका दिफा मजबूत होगा। जैसे मैं पहले भी एक दफा जिक्र कर चुका हूं कि आपके इस्लामाबाद डायलॉग जो कि अप्रैल 2022 में हुए थे, उसमें जनरल बाजवा ने क्लियर कट कहा कि हम जियो स्ट्रेटजी के बजाय जियो इकोनॉमिक्स की तरफ अब फोकस करेंगे। ये वो चीज है जो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कॉन्फिडेंस एक न्यूक्लियर आर्म फोर्सेस जो है उसकी आर्मी के बॉस का या कमांडर का या सिपर सलार का कि उसको अपनी दिफाई सलाहियतों पे भरपूर एतमाद है। तो लिहाजा भी जियो स्ट्रेटेजिक जो बातें हमें एक सिक्योरिटी स्टेट होने की वजह से बर्दाश्त की जाती थी या करनी पड़ती थी क्योंकि हम चारों तरफ से दुश्मनों में घिरे हुए हैं, तो अब हमारी न्यूक्लियर डिटेरेंस या हमारी कन्वेंशनल पावर की कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज उसके एतमाद का मजा रहा है कि उन्होंने कहा कि अब ये चीजें थोड़ा साइड पे करें और जियो इकोनॉमिक्स को आगे लेके चलें, इकोनॉमी को बेहतर करें। तो लिहाजा इकोनॉमी की तरफ ना सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट का बल्कि आर्मी की कमांड जो है उनका भी जो है उस पर फोकस रहेगा। अब जब आपका दूसरा सवाल के जनरल बाजवा साहब ने क्लियर कट कहा कि आपके साइफर में ऐसी कोई जो है वो मुदाखलत नहीं थी जिसको एक बयानी के तौर पे लेके चला गया, लेकिन अगर वो क्वेश्चन अगर आप देना चाहें तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ती है, तो उनका एक बयानिया था जो उन्होंने किया, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन जो एक स्लोगन है या जो मोटिव या नैरेटिव जो भी कोई कहता है तो बड़ी तेजी से जो है मकबूल होता है।
तो इमरान खान साहब को शायद इस बात का काफी हद तक अंदाजा था और वो इसको आगे लेके चले। और ये भी जो मीटिंग भी हुई थी जिसमें साइफर में जिसका जिक्र किया जाता है, साइफर जरूर एग्जिस्ट करता है, एक टेलीग्राम जरूर आया था जिसमें वहां पे हमारे जो यूएस के अंदर हमारे एम्बेसडर थे, उन्होंने एक लंच मीटिंग की थी एक स्टेट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल के साथ, और ओवर द लंच उन्होंने कहा कि शायद इमरान खान साहब को अपनी पॉलिसीज में थोड़ी सी नरमी या लचक लानी पड़ेगी, अदरवाइज पाकिस्तान का शायद इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई ये ना हो कि वो पीछे रह जाए इस तरह करके। तो उन्होंने एक लंच मीटिंग की ब्रीफिंग जो थी, जो बातचीत हुई थी, वो उन्होंने शायद पीछे बताई कि इस तरह की बातचीत हो रही है। तो इस लिहाजा में पॉलिटिकल अपनी जो डायरेक्शन है उसको ठीक करने की जरूरत है। बड़ी मेहरबानी सर, नहीं था। बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने ब्रेक जो टाइम था ब्रेक कम होता है।